विधि शास्त्र एवं विधि के सिद्धांत, पेज नंबर 8वां। पेज नंबर 35। प्रश्न 8वां। केल्सन के विशुद्ध विधि सिद्धांत की विवेचना कीजिए तथा ऑस्टिन एवं केल्सन के विधिक विचारों की तुलना कीजिए। केल्सन तथा उसके अनुयायियों को सामूहिक रूप में विधि शास्त्र की विनयना शाखा के नाम से संबोधित किया जाता है। केल्सन का विधि सिद्धांत विधि शास्त्र में दो प्रकार से महत्वपूर्ण माना गया है। पहला यह कि इससे विश्लेषणात्मक पद्धति के विकास का सर्वोच्च बिंदु माना गया है, एवं दूसरा यह कि इस सिद्धांत में 19वीं शताब्दी के अंतिम तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में विधि के प्रति अपनाई जाने वाली नीति का स्पष्ट दर्शन होता है। ऑस्टिन एवं केल्सन के विधि संबंधी विचारों में निकट सामान्य है। केल्सन ने अपनी विचार पद्धति को कट के विधि दर्शन पर आधारित किया, जबकि ऑस्टिन के विश्लेषणात्मक पद्धति उपयोगितावाद पर आधारित थी, किंतु केल्सन निम्नलिखित स्थानों पर काट से विभिन्न हो जाता है। पॉइंट 1। काट का कहना है कि सुस्पष्ट विधि अपने आप में पूर्ण नहीं है। केल्सन भी इस बात को स्वीकार करता है, परंतु इसके आगे केल्सन काट के इस दृष्टिकोण से आगे निकल जाता है, जबकि वह विज्ञान की शक्ति को स्वीकार करने लगता है। केल्सन के अनुसार विश्व की सभी वस्तु विज्ञान की सीमा के अंतर्गत ही है। सारा ज्ञान विश्व का ज्ञान विज्ञान द्वारा गृहीत है, जबकि काट के अनुसार अधिकांश निरपेक्ष सत्य मानवीय ज्ञान के परे है। इस प्रकार से केल्सन ने ज्ञान एवं नैतिकता में अंतर बताया, जबकि काट्स ऐसा नहीं मानते थे। दूसरा, काट्स ने अनुभव, नियत अस्तित्व और नीति के मध्य अंतर स्पष्ट किया था। काट्स के मत अनुसार निर्णय अनुभव पर पूरी तरह से आधारित है, जबकि कहना है कि कॉन्सेप्ट विदाउट प्रेजेंट इज एम्प्टी। काट से केल्सन इस स्थान पर अपने विचारों में भिन्नता रखता है। इस स्थान पर उसका गुण काट नहीं वरन ह्यूमन्स हो जाता है। ह्यूमन्स का कहना है कि नैतिक आदेशों को बाह्य नैतिक जगत से प्राप्त नहीं जा सकता उदाहरण के लिए क ने ख की हत्या कर दी। ख के मृत शरीर का कौन सा हिस्सा यह बोलता है कि ख की हत्या की जानी चाहिए थी, यह नहीं की जानी चाहिए थी। इस प्रकार उसके शरीर का कौन सा हिस्सा यह कहता है कि क को दंड दिया जाना चाहिए या नहीं। परीक्षण के बाद यह ज्ञात होता है कि ख के शरीर का कोई भी हिस्सा इस प्रकार का नैतिक मुख नहीं रहता है। अतः यह स्पष्ट है कि नैतिक आदेशों के निर्णय वास्तव में मनुष्य के आत्मनिर्णय पर निर्भर करते हैं। केल्सन को भी यही स्थिति है। चाहिए को केवल चाहिए से ही प्राप्त किया जा सकता है। केल्सन का विशुद्ध विधि का सिद्धांत। केल्सन का विशुद्ध विधि का सिद्धांत मानकों की एक क्रमबद्ध श्रृंखला है। इनके सिद्धांत को अच्छी तरह से समझने के लिए सबसे पहले विज्ञान एवं विधि के आधार वाक्य में अंतर समझ
लेना अत्यंत आवश्यक है। विज्ञान का आधार वाक्य प्राकृतिक विज्ञान का विषय है, जबकि विधि का आधार वाक्य विश्लेषणात्मक का विषय है। विज्ञान का आधार वाक्य हमको कार्य और कारण के संबंध का ज्ञान कराता है। यह उन बातों से संबंधित है जो कार्य एवं कारण के रूप में आवश्यक ही घटित हुआ करते हैं। उदाहरण, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, जो यह बात है कि किसी भी ऊपर फेंकी गई वस्तु का नीचे गिरना अव्यवहार्य है। अर्थात विज्ञान का आधार वाक्य किसी भी कार्य का अनिवार्य रूप से घटित होना सूचित करता है। केल्सन ने इसे जो कहा है, दूसरी ओर विधि के आधार पर वाक्य का संबंध इस बात के वर्णन से कि किसी परिस्थितियों में क्या होना चाहिए, अर्थात किससे क्या घटित होना चाहिए। केल्सन ने इसे चाहिए सोलेन कहा है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसे दंड मिलना चाहिए। केल्सन के सिद्धांत का निचोड़ यह है कि प्राकृतिक विज्ञान कारणता से संबंधित है, जबकि विधि मानकत्व से संबंधित है। पहला है संबंधित है, जबकि दूसरा चाहिए से संबंधित है। केल्सन ने आगे स्पष्ट किया है कि विधि के इस से चाहिए एवं नैतिकता के चाहिए में अंतर है। विधि के अंतर्गत चाहिए के पीछे राज्य की शक्ति कार्य करती है। केल्सन की उपरोक्त कथन का अर्थ नहीं है कि वे नैतिक चाहिए के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। उनका केवल यह कहना है कि विधि चाहिए को नैतिक चाहिए से अलग रखना ही ठीक होगा। यह भी संभव है कि कुछ ऐसे विद्यमान चाहिए हों जिनका उद्गम नैतिक चाहिए से ही हो। इसका अभिप्राय हुआ कि केल्सन के अनुसार विधि को न्याय के संदर्भ में परिभाषित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कुछ विद्यमानों न्यायपूर्ण होते हुए भी विधि की श्रेणी में रखी जा सकती है। केल्सन ने विधिक चाहिए एवं नैतिक चाहिए में अंतर स्पष्ट किया जा सकता है। विधिक चाहिए बाह्य जगत से प्राप्त किया जाता है। यह स्वभाव वस्तुगत है एवं वस्तुगत तथ्यों पर आधारित होता है। इसके विपरीत नैतिक चाहिए स्वभाव में आत्मगत होता है। वास्तव में यह वस्तुगत तथ्यों से नहीं अपितु वैकल्पिक भावना एवं विचार से भी प्राप्त किया जा सकता है। विधिक चाहिए का मुख्य तत्व उसमें निहित अनुशासित है। अनुशासित का अर्थ ऐसे दंडादेश से है जो किसी कार्य को करने या न करने की दशा में प्रदान किया जाता है। इस प्रकार किसी अनुगस्थित को किसी प्रकाशित द्वारा आरोपित होना चाहिए। केल्सन के सिद्धांत के आधार तत्व। केल्सन का सिद्धांत विधि सिद्धांत निम्नलिखित 5 आधारभूत तत्वों पर आधारित है। नंबर 1, विधि के सिद्धांत के अंतर्गत वास्तविक विधि अर्थात विधि जैसी कि वह है का वर्णन होना चाहिए, न कि जैसी कि वह होना चाहिए का। इस दृष्टिकोण से केल्सन के विचार ऑस्टिन से मिलते हैं, इसलिए उनकी गणना प्रामाणिकवादियों की श्रेणी में नहीं की गई है, न कि प्रकृतिवादी की श्रेणी में। केल्सन के अनुसार विधि के सिद्धांत और स्वयं विधि में अंतर। जिस तरह से विश्व की प्राकृतिक वस्तुओं में कोई भी तार्किकता नहीं है, किंतु ऐसा वैज्ञानिक सिद्धांत जो इस वस्तुओं का वर्णन करता है उसे तार्किक होना अनिवार्य है। ठीक उसी तरह से यद्यपि विधि के अंतर्गत विधि पारस्परिक विरोधी नियमों का वर्णन करता है,
फिर भी विधि के सिद्धांत का यह कार्य होता है कि वह उन सभी विरोधी नियमों को एक दूसरे से तार्किक दृष्टि से संबद्ध करें और उनका संयंत्रित रूप से एकत्रीकरण करें। केल्सन ने अपना विधि सिद्धांत केवल क्षति स्फूर्ति के प्रभाव में आकर प्रतिपादित नहीं किया, बल्कि उन्हें विधि के तथ्यों के वास्तविक रूप से समक्ष अध्ययन के पश्चात अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया। केल्सन ने कहा है कि वे अपने विशुद्ध विधि सिद्धांत का निरूपण इस प्रकार कर रहे हैं कि इसके माध्यम से विधि की समस्त विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जा सकता है। तीसरा, विधि के सिद्धांत को अपरिवर्तनशील और सर्वमान्य होना चाहिए। उसे समय एवं स्थान का परिसीमाओं से मुक्त होना चाहिए। विधि का सिद्धांत ऐसा होना चाहिए कि सभी समस्याओं में सभी स्थानों पर समान रूप से प्रयोग किया जा सके। इस दृष्टिकोण से केल्सन को सामान्य विधि शास्त्र का पोषक माना जा सकता है। चौथा, विधि का सिद्धांत विधिशुद्ध होना चाहिए, अर्थात उसे राजनीतिक, नीतिशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र आदि से प्रभाव होना चाहिए। केल्सन के मतानुसार किसी भी सिद्धांत की शुद्धता के लिए आवश्यक है कि उपरोक्त भावों से मुक्त रखा जाना चाहिए। पांचवा, केल्सन ने विधि शास्त्र को एक सिद्धांत मूलक विज्ञान माना है, न कि न्यायसंगीत विज्ञान। न्यायसंगीत विज्ञानों से संबंधित विधियों, कारण और परिणामों के तालमेल का विवेचन या कथन मात्र होता है। केल्सन के शुद्ध विधि सिद्धांत का महत्व है। पहला, केल्सन के विशुद्ध विधि सिद्ध का महत्व इसलिए है कि केल्सन ने यह आवश्यक नहीं समझा कि विधि का स्वरूप आदेशात्मक ही हो। इसका अर्थ यह कतई नहीं कि केल्सन ने अनुशासित की आवश्यकताओं को अस्वीकार किया है। केल्सन के सिद्धांत में भी अनुशासित उतनी ही आवश्यक भी जितनी कि ऑस्टिन के सिद्धांत में, किंतु केल्सन के लिए विधि व्यक्तिगत संप्रभुताधारी का आदेश न होकर एक काल्पनिक निर्णय मात्र थी। दूसरा, केल्सन के सिद्धांत अनुसार राज्य एवं विधि के मध्य कोई वैधता नहीं है। विधि की विश्लेषणात्मक पद्धति के प्रवर्तकों के अनुसार विधि को राज्य का आदेश माना जाता है। विधि की समाजशास्त्री पद्धति के प्रवर्तकों ने राज्य एवं विधि के मध्य दैव को माना है। ऑस्टिन की इस धारणा का खंडन किया है कि राज्य विधि को उत्पन्न करता है। उनके अनुसार विधि स्वयं अपनी दृष्टि को नियमित करती है। ऑस्टिन एवं केल्सन के विधिक विचारों की तुलना। पहला, ऑस्टिन एवं केल्सन दोनों ही प्राकृतिक विधियों के आलोचक थे। ऑस्टिन ने प्राकृतिक विधि का विरोध इसलिए किया है क्योंकि उसमें विधि के साथ न्याय को भी संविष्ट कर लिया गया है, अतः विधि शास्त्र का क्षेत्र अधिक विस्तृत हो चला है। केल्सन ने प्राकृतिक विधि का विरोध इसलिए किया क्योंकि वे तत्कालीन ऑस्टिन सिविल कोड से असंतुष्ट थे, जिसका निर्माण उस समय हुआ था, जबकि प्राकृतिक विधि अपने उत्कर्षण की चरम सीमा पर थी। दूसरा, ऑस्टिन ने अपने विचारों को अधिकांश इंग्लैंड की तत्कालीन विधि व्यवस्था पर आधारित किया, अतः ऑस्टिन की पद्धति में सार्वभौमिकता के गुण का भाव है। इसके विपरीत केल्सन ने अपने विशुद्ध विधि सिद्धांत में सार्वभौमिकता को प्राधान्य दी है, क्योंकि अनेक सिद्धांत की शुद्धता का सार्वभौमिकता पर ही आधारित है। तीसरा, ऑस्टिन तथा केल्सन दोनों ने ही है वह चाहिए अंतर स्पष्ट किया। ऑस्टिन ने प्राकृतिक विज्ञान को विधि शास्त्र की सीमा से परे बताया, क्योंकि इसके नियम राज्य द्वारा समादिष्ट नहीं किए जा सकते। केल्सन ने प्राकृतिक विज्ञान को विधि शास्त्र ने इसलिए अलग रखा है
क्योंकि यह कार्य कारण के नियमों पर आधारित है। ऑस्टिन ने विधि को राज्य की देना माना, किंतु केल्सन राज्य और विधि की वैधता को स्वीकार नहीं करते हैं किंतु केल्सन राज्य विधि की वैधता को स्वीकार नहीं करते। उनके मत में राज्य या संप्रभावधारी विधि व्यवस्था का प्रतीक मानता है। इस तरह केल्सन के अनुसार राज्य एवं विधि में कोई अंतर नहीं है। ऑस्टिन अंतर्राष्ट्रीय विधि को वास्तविक विधि नहीं मानते हैं, वरन इसे वे सुस्पष्ट नैतिकता की संज्ञा देते हैं। परंतु केल्सन ने अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि माना है तथा साथ ही उसे अंतर्राष्ट्रीय विधि से ऊपर है।